सबसे पुरानी कहानियां तो सिर्फ सितारों ने देखी है, इंसानों और देवताओं से पहले की कहानियां, जब धरती पर महादेव यानी शक्तिशाली टाइटंस का राज हुआ करता था। पर इनके अपने बेटों ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस ने उनकी हुकूमत छीन ली। ज्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा भयानक दरिंदा बनाने के लिए राजी कर लिया जो टाइटन को हरा सके। तब हेडिस ने एक खतरनाक क्रेकन की रचना की। ज्यूस स्वर्ग का राजा बन गया, पोसाइडन बना समंदरों का राजा और ज्यूस की चाल के शिकार हेडिस के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत। इंसान की रचना ज्यूस ने की और इंसानों के प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया। पर गुजरते वक्त के साथ इंसान बदल गया। वो देवताओं को चुनौती देने लगा और इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी। इसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़का जो सब कुछ बदलने वाला था। इस लड़के को समंदर में मछलियों का शिकार कर रहे एक मछुआरे ने पाया, जिसकी माँ तो मर गई थी पर वो अभी भी जिंदा था। समय बीतता गया, लड़का जवान होने लगा। देखते देखते कई साल बीत गए। एक दिन परसियस अपने परिवार के साथ समंदर में मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी राजा के कुछ सैनिक वहां आते हैं जो ज्यूस की मूर्ति को काट कर पानी में गिरा देते हैं। तो इस तरह से आर्गस के सिपाहियों ने ज्यूस की मूर्ति को तोड़कर जंग का ऐलान कर दिया देवताओं के खिलाफ, जिससे नाराज होकर हेडिस शैतानों को आजाद कर दिया, जिसमें परसियस का परिवार भी खत्म हो गया। जब ये बात राजा को पता चला तो परसियस को उसके सामने पेश किया गया, क्योंकि इस तबाही में सभी इंसान मारे गए सिर्फ परसियस को छोड़कर। अब राजा कैफियस और रानी कैसोफिया की जय जयकार किया जाता है। तब शहंशाह अपने लोगों को शाबाशी देते हुए कहता है, मंदिर जल रहे हैं, मूर्तियां गिराई जा रही हैं और हमारी प्रार्थनाओं के लिए देवता तरस गए हैं। एक नया युग शुरू हो रहा है, एक युग इंसानों के लिए। तभी रानी कैसोफिया अपनी बेटी की खूबसूरती का बड़ाई करती हैं। वो कहती हैं, देखिए मेरी बेटी को, इसकी सुंदरता किसी देवी से कम नहीं है, पूरे यूनान के औरतों से ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए देवलोक वाले इससे जलते हैं। तो अब हम सभी देवता हैं। तभी वहाँ हेडिस आ जाता है, जिसको ज्यूस भेजते हैं, क्योंकि ज्यूस ही इंसानों की रचना करते हैं, लेकिन इंसान बगावत कर देते हैं, इसलिए उन्हें सजा देने के लिए हेडिस को भेजते हैं, जो काली दुनिया पर राज करता है। अब जब हेडिस राजा के दरबार में आ जाता है तो वो सैनिकों को खत्म कर देता है और राजा से कहता है, तुम हमारी नाखून के मैल के बराबर नहीं हो, तुम्हारी हर सांस देवताओं से मिली भीख है, लेकिन तुमने हद से ज्यादा देवताओं का अपमान किया है। अब वो रानी से कहता है, तुम खूबसूरती के बारे में क्या जानो, और उसकी खूबसूरती एक पल में खत्म कर देता है और ये धमकी देता है राजा को कि सिर्फ 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा मैं क्रेकन का कहर भेजूंगा, आर्गस का नामो निशान मिट जाएगा और उसके साथ तुम्हारा भी, वरना जिस शहजादी की तुलना तुमने देवताओं से की थी उसकी बलि चढ़ाओ। सिर्फ इसका खून ही रोक सकेगा क्रेकन को और ज्यूस को, जिसका तुमने अपमान किया था। अपनी सजा चुनो आर्गस के वासी, तबाही या बलिदान, ये ज्यूस का फैसला है। वो परसियस से कहता है, ये तुम्हारे अपने पिता का फैसला है, यानी परसियस ज्यूस का बेटा होता है। अब ये बात देवता के राजा ज्यूस को भी बताया जाता है कि परसियस एक देवमानव है जो आपका बेटा है। इधर परसियस को राजा के आदमी मारते पीटते हैं और पूछते हैं कि तुम देवमानव हो या नहीं। पर परसियस को नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आया था, किसका बेटा था। वो तो मछुआरे को मिला था एक समंदर में। परसियस अपने आप को एक इंसान मानता है, देवता नहीं। वो भी देवताओं से उतना ही नफरत करता है जितना कि राजा करता है, क्योंकि उसके सारे परिवार को देवता हेडिस ने मारा होता है। अब राजा के हुक्म से परसियस को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। तभी परसियस से एक लड़की मिलने आती है जो अपना नाम आयो बताती है। वो बताती है, बचपन से मैं तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ, मैंने तुम्हें मछुआरे तक पहुँचाया। इस धरती पर कुछ देवता हैं, कुछ इंसान और कुछ हम जैसे हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, आधा देवता और आधा इंसान। तब परसियस पूछता है कि क्या ये सच है कि मैं ज्यूस का बेटा हूँ। अब आयो कहती है, हाँ, बहुत समय पहले से ही इंसान देवताओं के लिए खिलौने रहे हैं। फिर एक दिन एक आदमी ने बगावत की, राजा क्रिशियस ने। उसने लिम्पस पर्वत को घेर लिया और देवताओं का जुल्म सहने से इनकार कर दिया। कहते हैं देवता क्रिशियस और उसकी फौज को मिटा देना चाहते थे, पर ज्यूस को इंसानों से प्यार था। ज्यूस ने राजा क्रिशियस का रूप धर लिया और महल में वहां पहुंच गए जहां रानी सो रही थी। क्रिशियस ये देखकर गुस्से से पागल हो उठा
उसने अपने रानी से ज्यूस के पैदा हुए बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया। रानी और उसके बच्चे को समंदर में फेंक दिया गया। रानी मर गई और तुम देव मानो बच गए। मैं उसी दिन से तुम्हारी निगरानी कर रही थी, उस दिन के इंतजार में जब तुम देवताओं के जुल्म को खत्म कर दोगे। तुम क्रेकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। तब परसेउस कहता है, पता नहीं मैं कौन हूँ या क्यों पैदा हुआ, पर मेरा लक्ष्य क्रेकन को मारना नहीं है, हेडिस को मारना है। तब आयो कहती है, अगर तुम क्रेकन को मार दोगे तो हेडिस इतना कमजोर हो जाएगा कि तुम उसे आसानी से मार सकोगे, तो इस तरह से हेडिस से बदला ले सकोगे। अब परसेउस और राजा के कुछ आदमी क्रेकन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पर दुविधा ये होती है कि क्रेकन को मारने का तरीका और उसका पता सिर्फ डायनो को पता होती है। ये डायने इतनी खतरनाक होती हैं कि इनको सिर्फ नौजवान इंसानी खून ही पसंद होता है, तो इसलिए सबसे पहले ये योद्धा डायनो के ठिकाने की तरफ रवाना होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है तो हेडिस क्रिसियस के पास आता है ज्यूस से बदला लेने के लिए, क्योंकि ज्यूस स्वर्ग का राजा बन गया और हेडिस बना काली दुनिया का। और रहा सवाल क्रिसियस का, तो आपको तो पता ही होगा कि ज्यूस ने क्रिसियस की रानी के साथ रातें बिताई थी, जिससे एक नाजायज बच्चे परसेउस का जन्म हुआ। इसलिए वो परसेउस को मारना चाहता है। तो इस तरह से हेडिस उसको काली शक्तियां देता है और परसेउस को मारने का हुक्म देता है। इधर जंगलों के रास्ते परसेउस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां उसको राजा का मंत्री तलवारबाजी सिखाता है। और उधर स्वर्गलोक में राजा ज्यूस परसेउस को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि आखिर पिता तो पिता ही होता है। इसलिए वो परसेउस को एक जादुई तलवार देते हैं जो बहुत चमकदार होती है, पर इसको सिर्फ देवता ही चला सकते थे। लेकिन परसेउस उसे लेने से इनकार कर देता है। इसी तरह से ज्यूस का भेजा हुआ उड़न घोड़ा भी उसे मिलता है, पर तब तक वहाँ हेडिस का भेजा हुआ बदशक्ल राजा क्रिसियस वहाँ आ जाता है, जो सभी सैनिकों को मारने लगता है और परसेउस को भी मारने की कोशिश करता है। पर राजा का मंत्री उसका हाथ काट देता है, जिससे वह वहाँ से भागने लगता है। अब उसका पीछा परसेउस और उसके साथी करने लगते हैं, जो ढूंढते ढूंढते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उनको कई खतरनाक बिच्छू मिलते हैं जो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। बिच्छू इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां जिन आ जाते हैं, जिनका शरीर लकड़ी का बना होता है, जो कई हजार साल पुराने होते हैं, जिनके पास जादुई शक्तियां होती हैं, जो बिच्छुओं की सवारी करते हैं। तब तक परसेउस पर जहर का असर होने लगता है। ये जहर क्रिसियस का होता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान क्रिसियस परसेउस को काट लेता है। तब जिन अपने जादू से परसेउस के जहर को निकाल देता है और उसके साथ डायनो को खोजने की सफर में निकल पड़ता है। अब सभी लोग बिच्छू की सवारी करते हैं और कुछ दिनों बाद डायनो के इलाके में पहुंच जाते हैं। अब इन डायनो को परसेउस और उसके साथियों के आने की खबर हो जाती है। इनका आंख सर के बजाय इनके हाथ में होती है। अब ये डायने उन पर टूट पड़ती हैं सभी को खाने के लिए, लेकिन परसेउस उनका आंख छीन लेता है और उनसे कहता है, अगर क्रेकन को मारने का तरीका नहीं बताओगी तो तुम्हारी आंख फेंक दूंगा। तब वो डायने बताती हैं, एक तरीका है, पर यह नामुमकिन के बराबर है, और वो है मेडूसा। इसके देखते ही हर जानदार चीज मर जाती है। उसका कैदखाना स्टिकस नदी के पार है, काली दुनिया के किनारे। पर मेडूसा को क्रेकन के सामने नहीं ले जा सकते, उसे काबू में करना मुश्किल है। तब परसेउस कहता है, फिर उसका सर काट देंगे। अब परसेउस उनकी आंखों को उनके सामने फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। अब चलते चलते सब एक काली घाटी में पहुंचते हैं, जहां सब आराम करने लगते हैं। तब परसेउस के पास उसके पिता यानी ज्यूस आते हैं। वो परसेउस को आगाह करते हैं कि तुम क्रेकन को नहीं मार सकते। हेडिस तो दूर की बात है, अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो मारे जाओगे। तुम मेरे खून हो, इसलिए मुझे चिंता है। पर परसेउस उनकी एक भी नहीं सुनता। तब ज्यूस उसे एक सोने का सिक्का देकर वहां से चले जाते हैं। अब परसेउस आगे बढ़ते बढ़ते स्टिकस नदी के किनारे पहुंच जाता है, जिसके पार मेडूसा होती है। उस नदी में नाव की सवारी कराने वाला एक दैत्य होता है, जो सिर्फ मुर्दों को लेकर जाता है। लेकिन ज्यूस का दिया हुआ सिक्का उस नदी को पार करने का चाबी होता है। ये बात सबको नहीं पता होता है, पर जिन जाता है, इसलिए वो उस सिक्के को पानी में फेंकता है, जिसे मुर्दों को उस पार ले जाने वाला दैत्य अपनी नाव लेकर आ जाता है। अब सब उस नाव में सवार होकर काली दुनिया में आ जाते हैं। तब आयो मेडूसा के बारे में बताती है कि मेडूसा कभी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि पोसाइडन का दिल उस पे आ गया, जो देवता था समंदरों का। जब वो उसे हासिल करने गया तो मेडूसा ये सोचकर एथीना के मंदिर में भागी कि देवी उसकी रक्षा करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। मेडूसा देवी से मदद मांगती रही, पर देवी एथीना ने उसे घृणा के अलावा कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन्होंने उसे श्राप दिया कि कोई मेडूसा के पास ना जाए। इसके बदले रूप में जो जानदार उसे नजर मिलाएगा
वो पत्थर का हो जाएगा, पर मैं अंदर नहीं चल सकती क्योंकि श्राप देते समय एथीना ने इतनी राहत जरूर दी कि वो किसी औरत को नुकसान ना पहुंचा सके। मंदिर में सिर्फ आदमी जा सकते हैं, हालांकि आज तक कोई लौट कर नहीं आया। अब परसियस और उसके साथी उस मंदिर में घुसते हैं जहां बहुत सारे आदमी पहले से भी आए होते हैं जो मेडूसा का शिकार बनते हैं। मेडूसा इतनी कातिल होती है कि वो किसी को अपने तीर से मारती है तो किसी को नजरें मिलाकर। उसके कई साथी मारे जाते हैं जिनमें वो जादुई जिन भी शामिल होता है और अब सिर्फ बचता है परसियस, पर वह भी बहुत माहिर योद्धा होता है। वह अपने ढाल में मेडूसा की तस्वीर को देखता है क्योंकि जो उसकी आंख में देखेगा वह पत्थर बन जाएगा। इसलिए मेडूसा जैसे ही उस पर वार करती है वह अपनी तलवार की धार से उसका धड़ सर से अलग कर देता है और उसके सर को झोले में बंद कर लेकर चला जाता है। पीछा करता हुआ क्रेशियस भी आ जाता है जो पहले से भी उन पर हमला कर चुका होता है। वह आयो को मार देता है और फिर परसियस पर हमला कर देता है, पर इस बार परसियस उसे मौत के घाट उतार देता है। अब उसके सारे साथी मारे जाते हैं। तब उसका हमसफर बनता है वो उड़ने वाला घोड़ा जो ज्यूस का दिया होता है। इधर हेडिस भी अपने वहशी जानवर क्रेकन को आजाद कर देता है आर्गस को मिटाने के लिए, और आर्गस के वासी क्रेकन को शांत करने के लिए राजकुमारी का बलि देने वाले होते हैं। तब तक परसियस अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाता है, पर हेडिस भी परसियस को रोकने के लिए अपने शैतानी चमगादड़ों को छोड़ देता है जो मेडूसा के सर को छीन लेते हैं। पर बड़ी मशक्कतों से परसियस फिर से उनसे मेडूसा का सर छीन लेता है और मेडूसा के सर को क्रेकन के सामने खोल देता है, जिससे दानों के शरीर वाला क्रेकन पत्थर बन जाता है। अब स्वयं हेडिस आ जाता है, पर परसियस भी अपने तलवार में ज्यूस के शक्तियों को समाता है और उससे हेडिस पर वार कर देता है, जिससे हेडिस फिर से काली दुनिया में चला जाता है। तो इस तरह से परसियस ने आर्गस और उसके लोगों को बचाया और हेडिस को भी पता चल गया कि उसका मुकाबला करने के लिए परसियस अभी जिंदा है।